अध्याय 1 इतिहास। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा जाता है तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। प्राचीन भारत। 1. प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: 1. धर्मग्रंथ, 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, 3 विदेशियों का विवरण, 4 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्मग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुश्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठककर्ता को अर्धवयु कहते हैं। ये एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद ये गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। पृष्ठ 2 अर्थवेद। अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराण और संबंधित वंश: विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन, वायु पुराण, गुप्त वंश। नोट: पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक के बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है।
जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। ये 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित हैं। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहड़ के द्वारा किया गया। कलहड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास से इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक। 1. टेसियस। ये ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। 2. हेरोडोटस। इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। पृष्ठ 3। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आने सिक्रेटस तथा आस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। 4. मेगास्थनीज। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। 5. डाइमेकस। ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। 6. डायोनीसियस। ये मिस्र नरेश टॉलेमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। 7. टॉलेमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। 7. प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9. पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। बी. चीनी लेखक। 1. फाहियान। ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। 2. संयुगन। ये 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। 3. हुएनसांग। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम ये भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वो बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृतांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। नोट: हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। 4. इत्सिंग। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। C. अरबी लेखक। 1. अलबरूनी। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीके हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। D. अन्य लेखक। 1. तारानाथ। ये एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की।
इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 2. मार्को पोलो। ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगास कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। पृष्ठ 4। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वैसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा में अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। नोट: अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। महत्वपूर्ण अभिलेख: अभिलेख और शासक, हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख, शासक कलिंगराज खाकेल, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, शासक रुद्रदामन, नासिक अभिलेख, शासक गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख, शासक समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख, शासक पुलकेशन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख, शासक मालवा नरेश यशोधर्मन, ग्वालियर अभिलेख, शासक प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, शासक स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख, शासक बंगाल शासक विजयसेन। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुजुर्गहोम से गढ़तावास गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कारशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकेमेडु पदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। 2. प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ज्ञानी मानव होमोसेपियस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग कि मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरंपकम था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। पृष्ठ 5। 3. सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा आलमगीरपुर, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मांदा, जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाला देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हूदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। ये लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं और प्रदेश। तांबा प्रदेश खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान। चांदी अफगानिस्तान, ईरान। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। टिन अफगानिस्तान, ईरान। गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्द मेसोपोटामिया। सीसा ईरान। पृष्ठ 6। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वाणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मां मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन के एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था, जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। 1. प्रमुख स्थल हड़प्पा, नदी रावी, उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स, वर्ष 1921। स्थिति पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। 2. प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, नदी सिंधु, उत्खननकर्ता राखाल दास बैनर्जी, वर्ष 1922। स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। 3. प्रमुख स्थल चन्हूदड़ो, रदी सिंधु, उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार, वर्ष 1931। स्थिति सिंध प्रांत पाकिस्तान। 4. प्रमुख स्थल कालीबंगन, नदी खग्गर, उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बीके थापड़, वर्ष 1953। स्थिति राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। 5. कोट दीजी, नदी सिंधु, उत्खननकर्ता फजल अहमद, वर्ष 1953। स्थिति सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। 6. रंगपुर, नदी मादर, उत्खननकर्ता रंगनाथ राव,
वर्ष 1953 से 54। स्थिति गुजरात का काठियावाड़ जिला। 7। प्रमुख स्थल रोपड़, नदी सतलज। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। वर्ष 1953 से 56। स्थिति पंजाब का रोपड़ जिला। 8। प्रमुख स्थल लोथल, नदी भोगवा। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव। वर्ष 1955 से 1962। स्थिति गुजरात का अहमदाबाद जिला। 9। आलमगीरपुर, नदी हिंडन। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। वर्ष 1958। स्थिति उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। 10। सुंत कांगीडोर, नदी दाशक। उत्खननकर्ता ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स। वर्ष 1927 एवं 1962। स्थिति पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। 11। बनमाली, नदी रंगोई। उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट। वर्ष 1974। स्थिति हरियाणा का हिसार जिला। 12। प्रमुख स्थल धौलावीरा, नदी नील। उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट। वर्ष 1990 से 91। स्थिति गुजरात के कच्छ जिला। ये थे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। पृष्ठ 7। 4। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों, 1 ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और 2 उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विश का प्रधान विशपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथाकार तथा कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये युद्ध परशणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णी का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षण ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। उपनिषदों की कुल संख्या है 108, महापुराणों की संख्या है 18 और वेदांग की संख्या है 6। ये थी इनसे जुड़ी कुछ जानकारी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों की मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ये वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: 1 वास, 2 हदिवास और 3 ऊष्णीश। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुत कीर्णा। इनसे जुड़ी कुछ और जानकारी। दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। दिशा पूर्व उत्तर वैदिक शब्द प्राची, राजा का नाम सम्राट। दिशा पश्चिम उत्तर वैदिक शब्द प्रतीची, राजा का नाम स्वराष्ट्र। दिशा उत्तर उत्तर वैदिक शब्द उदीची, राजा का नाम विराट। दिशा मध्य दक्षिण
उत्तर वैदिक शब्द कुछ नहीं, राजा का नाम राजा भोज। ये थी कुछ अन्य जानकारी। पृष्ठ 8। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्य न मारे जाने योग्य पशु को श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन और प्रवर्तक। चार्वाक प्रवर्तक चार्वाक, योग प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य प्रवर्तक कपिल, न्याय प्रवर्तक गौतम, पूर्व मीमांसा प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा प्रवर्तक बादरायण, वैशेविक प्रवर्तक कणाद या उलूक। आर्य का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पढ़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वैकनॉट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा की सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वैदिक कालीन नदियां। प्राचीन नाम कृंभ, आधुनिक नाम कुर्रम। कुंभा, आधुनिक नाम काबुल। वितस्ता, आधुनिक नाम झेलम। आस्किनी, आधुनिक नाम चिनाब। परपशणी, आधुनिक नाम रावी। शतुद्री, आधुनिक नाम सतलज। विपाशा, आधुनिक नाम व्यास। सदानीरा, आधुनिक नाम गंडक। दृष्टद्रुति, आधुनिक नाम घग्गर। गोमती, आधुनिक नाम गोमल। सुवस्तु, आधुनिक नाम स्वात। ऋग्वैदिक कालीन देवता। देवता इंद्र, संबंध युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। द्यौ, आकाश का देवता, सबसे प्राचीन। सोम, वनस्पति देवता। उषा, प्रगति एवं उत्थान देवता। आश्विन, विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण, पशुओं का देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत, आंधी तूफान का देवता। पृष्ठ 9। 5 महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से मिलती है। 1 महाजनपद अंग, राजधानी चंपा। क्षेत्र आधुनिक स्थान भागलपुर, मुंगेर, बिहार। 2 मगध, राजधानी गिरिब्रज राजगृह। क्षेत्र पटना, गया, बिहार। 3 काशी, राजधानी वाराणसी। क्षेत्र वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। 4 महाजनपद वत्स, राजधानी कौशाम्बी। क्षेत्र इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। 5 महाजनपद वज्जी, राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला। क्षेत्र मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। 6 महाजनपद कौसल, राजधानी श्रावस्ती। क्षेत्र फैजाबाद, उत्तर प्रदेश।
7 महाजनपद अवंती, राजधानी उज्जैन या महिष्मती, क्षेत्र मालवा उत्तर प्रदेश। 8 महाजनपद मल, राजधानी कुशावती, क्षेत्र देवरिया उत्तर प्रदेश। 9 महाजनपद पंचाल, राजधानी आहिचत्र कांपिल्य, क्षेत्र बरेलू बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। 10 महाजनपद चेदी, राजधानी शक्तिमती, क्षेत्र बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। 11 महाजनपद कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ, क्षेत्र आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। 12 महाजनपद मत्स्य, राजधानी विराटनगर, क्षेत्र जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। 13 महाजनपद कंबोज, राजधानी हाटक, क्षेत्र राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश। 14 अध्य महाजनपद शूरसेन, राजधानी मथुरा, क्षेत्र मथुरा उत्तर प्रदेश। 15 महाजनपद अशमक, राजधानी पोटली या पोतन, क्षेत्र गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। 16 महाजनपद गांधार, राजधानी तक्षशिला, क्षेत्र रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान।